सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच जंग तेज हो गई है। सीरिया की सेना का आर्टिलरी हमला, विद्रोही गुटों के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इदलिब और हमा में भीषण जंग। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि सीरिया के अलेप्पो में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। हथियार डिपो पर हमला किया गया। हमले के बाद भीषण आग लगी है विद्रोहियों के खिलाफ। रूस का ये बड़ा हमला, हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे अलेप्पो में जो विद्रोही गुट है उसके लड़ाके दाखिल हो गए हैं, बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है और रूस की तरफ से अब विद्रोही गुट पर बमबारी की गई है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और वहीं रूसी हमले से दहला अलेप्पो शहर। रूस ने फाइटर जेट से किया है हमला। रूसी हमले में कई लोगों की मौत भी हो गई है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। देखिए, जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं और कई जगहों पर आग लगी हुई, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये इस वक्त यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अलेप्पो से, जहां एक के बाद एक कई हमले यहां पर किए गए हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। और अलेप्पो शहर में रूसी हमला जो हुआ, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में सड़क पर आग लग गई। रूसी हमले के बाद कई विस्फोट हुए हैं। यह आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अल फुरकान जिले में हमला हुआ है। रूसी हमले की एक और तस्वीर आपको दिखा रही है। रिहायशी इलाके में किस तरह से सड़क पर आग लगी है, कई लोगों की मौत हो गई है, कई गाड़ियां आपको जलती हुई नजर आ रही इन तस्वीरों में। السيارات عم تحترق يا جماعة شوفوا هاي और सीरियाई विद्रोहियों पर हमला, रूस की रणनीति आखिर क्या है? सीरिया में जारी संघर्ष पर रूस ने ईरान तुर्की के साथ चर्चा की। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने ईरानी और तुर्की समकक्षों से फोन पर की है बात। इसके साथ ही सीरिया में विद्रोहियों के बढ़ते हमलों पर चिंता जाहिर की गई है। तुर्की ने सीरिया में संयुक्त अभियान की जरूरत पर जोर दिया। रूस ने असद सरकार की मदद के लिए विद्रोहियों पर हवाई हमला किया है। सीरिया में ईरान रूस समर्थित सरकार के खिलाफ हमले कर रहे हैं विद्रोही। तो देखिए, सीरिया में हमले की आपको 4 तस्वीर आप दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीरिया के अलेप्पो और हमा शहर पर विद्रोहियों ने कैसे कब्जा किया, वो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में विद्रोहियों ने सीरियाई सेना के हथियार गोदाम पर कब्जा कर लिया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, हमा शहर की है, जिसे छोड़कर सीरियाई सेना पीछे होम से शहर की तरफ लौट रही है। और चौथी तस्वीर विद्रोहियों पर रूसी हमले की है, जो असद सरकार के समर्थन में किया जा रहा है। और सीरिया में विद्रोहियों के ठिकाने पर सेना का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। HTS विद्रोहियों के ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला किया गया। 8 सेकंड में कुल 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। और वहीं सीरिया के दारा में जबरदस्त गोलीबारी हुई है सेना और विद्रोहियों के बीच। गोलीबारी की खबर है। दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के दारा में भीषण संघर्ष। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो सीरिया की सेना है और जो विद्रोही है उनके बीच किस तरह से गोलीबारी हो रही है। आप जरा आवाज सुनिए। और वहीं अलेप्पो की जेल पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों ने जेल में बंद कैदियों को रिहा किया। विद्रोही गुट के समर्थन में हैं कैदी। तो देखिए, जेल में बंद कैदियों को रिहा किया गया है। जेल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है। विद्रोही गुट के समर्थन में है कैदी, इसीलिए कैदियों को रिहा कर दिया गया है। يجيب نسوان خيس وكل واحد ياخد غراضه وماشي كل نسوان مليان وجيب। तो अरब में शुरू हुई इस नई जंग को भड़काने की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी और इस विद्रोह के पीछे रणनीतिकार 3 देश हैं। आप समझिए जरा, अमेरिका की बात करें,
रूस को सीरिया में उलझाना अमेरिका चाहता है। इजराइल की बात करें तो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है, और तुर्की की बात करें तुर्की विरोधी गुटों को खत्म करना चाहता है। ये तीन की प्लेयर्स यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, और तीन देशों ने मिलकर सीरिया जंग की रणनीति को तैयार किया। एक एक करके समझते हैं कि इन देशों ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले बात अमेरिका करते हैं, बिग वॉल का हम सीधे रुख करते हैं। अमेरिका की अगर बात करें, सीरिया के 30% उत्तरी हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है, और विद्रोहियों के साथ जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ। इस हिस्से में अमेरिका के 900 से ज्यादा सैनिक तैनात है, और इसी हिस्से में अमेरिका के सैन्य बेस है। यूएस के सीरिया बेस, ईरानी प्रॉक्सीज के लगातार यहां पर हमले होते रहते हैं। ईरानी प्रॉक्सी को जंग में उलझाना मकसद अमेरिका का साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो विद्रोही है उनके साथ अमेरिका नजर आ रहा है। अब मिशन सीरिया की अगर बात करें, इजराइल कैसे यहां पर है। सीरिया पर 3 महीने में 33 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। सीरियाई सरकार ने हिजबुल्लाह को हथियार दिए थे। इजराइल ने लेबनान, सीरिया में हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है। हिजबुल्लाह के कमजोर होते ही HTS जो कि हयात है उसको समर्थन देकर विद्रोह छेड़ दिया गया है। तो ये जो मकसद है वो इजराइल का समझ में आता है। और अगर बात करें तुर्की की, तो असहाब अल कहाफ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा सीरियाई सीमा में रॉकेट और मिसाइल हमले करते रहते हैं। ये इन संगठनों को असद सरकार के विरोधियों का समर्थन हासिल है। इजराइल ने लेबनान, सीरिया में हिजबुल्लाह को कमजोर किया है। तो अलग अलग जो 3 की प्लेयर्स है जिनका जिक्र किया, कैसे उनका रोल नजर आ रहा है इस जंग में, वो हमने आपको समझाया। और सीरिया में विद्रोहियों के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। विद्रोहियों के हमले से पस्त हुआ प्रशासन, सीरिया सरकार की सुरक्षा पंक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हमा शहर छोड़कर भाग रही असद की सेना, होम्स की ओर भाग रहे हैं प्रशासन के लोग। तो हमा में सीरियाई सैनिकों की तैनाती बढ़ गई है। शहर में एंट्री करते दिखे सेना के टैंक। हमा शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए, हमा शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अलेप्पो के बाद अब हमा शहर में भी विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो कि बशर अल असद की सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अलेप्पो में विद्रोहियों पर भीषण अटैक हुआ। हवाई हमले में जुलानी की मौत की आशंका है। फिलहाल जुलानी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सीरिया के अलेप्पो में क्रिसमस ट्री तोड़ रहे हैं विद्रोही। शहर में जगह जगह बने हैं क्रिसमस ट्री। अलकायदा आतंकी मचा रहे हैं तबाही। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन की मदद के चलते रूस जो पश्चिमी देश है उनसे खासा नाराज है। इन देशों को अपने ऊपर हमले का डर सता रहा है। पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई जिसे रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। लंदन में हमले की आशंका से दहशत है। ह्यूस्टन स्क्वायर और गैटविक हवाई अड्डे से लेकर अमेरिकी दूतावास तक हिलाकर रख दिया गया है। ब्रिटेन में अमेरिकी वायुसेना के ठिकानों के पास ड्रोन को चक्कर लगाते हुए देखा गया। अप्रैल में वेल्स में एक हथियार फैक्ट्री के पास धमाका हुआ है। सोमवार को लिथुआनिया में मालवाहक विमान को वियनस हवाई अड्डे के पास पहुंचते ही यह हादसे का शिकार हुआ। बाल्टिक सागर में दूरसंचार केबल टूट गए थे, और इस महीने की शुरुआत में बाल्टिक सागर में टेलीकम्युनिकेशन केबल टूट गए थे। और सीरिया जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। राष्ट्रपति बशर अल असद से करेंगे मुलाकात। सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच जारी है जबरदस्त संघर्ष। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात करने की बात सामने आ रही है, और इस मीटिंग में बात होगी सरकार और विद्रोहियों के बीच जिस तरीके से संघर्ष फैला हुआ है। इस बीच सीरिया जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। और देखिए, वही अगर बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध के इन सब के बीच पोलैंड का अगर जिक्र करें, तो पोलैंड ने रूस बॉर्डर पर बना दी अपनी सुरक्षा दीवार। रूसी हमलों से सुरक्षा के लिए इस दीवार को तैयार किया गया है। यह तस्वीर आप देखिए, क्योंकि पोलैंड जो लगातार, और ये वो रूट है पोलैंड का जिसके जरिए यूक्रेन को हथियार की सप्लाई की जाती है, लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद अगर अगला निशाना हो सकता है तो पोलैंड, और यही वजह है कि अपनी रक्षा के लिए यह सुरक्षा दीवार पोलैंड की तरफ से तैयार की गई है रूसी बॉर्डर पर। एक और अहम खबर है, पोलैंड ने रूस बॉर्डर पर बनाई है सुरक्षा दीवार। रूसी हमलों से सुरक्षा के लिए दीवार
बनाई गई है। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है जिसके बारे में हमने आपको बताया है पोलैंड को लेकर के, जिसमें रूस बॉर्डर पर सुरक्षा दीवार पोलैंड की ओर से बनाई गई है। वहीं रूसी हमलों से सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है कि ये दीवार बनाई गई है। और अब खबर यूपी के संभल से है। संभल पहुंचेगी न्यायिक आयोग की टीम। संभल हिंसा केस की जांच करेगी न्याय आयोग की टीम। जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। तो आपको बता दें कि आज जो संभल में हिंसा हुई है, जब सर्वे की टीम यहां पर पहुंची थी, इसके बाद यहां पर हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए। हालांकि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। बीएनएस की धारा 163 लगाई गई और आज न्याय आयोग की टीम पहुंचेगी जांच करने के लिए। तो संभल हिंसा की जांच के लिए न्याय आयोग की जो टीम है, इसमें कौन कौन शामिल है और किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी इस टीम की तरफ से, इसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। बिगवॉल का हम रुख कर रहे हैं। तो संभल हिंसा की जांच करेगा न्यायिक आयोग। जस्टिस रिटायर्ड डीके अरोड़ा, इसके साथ साथ अरविंद कुमार जैन है, पूर्व डीजीपी, अमित मोहन प्रसाद है, पूर्व प्रमुख सचिव हैं, जो कि इस न्याय आयोग की टीम में है, जो कि पहुंचेंगे और जांच करेंगे वहां के हालात की, क्या हुआ था वहां पर। सबसे पहला बिंदु क्या होगा, हिंसा अचानक से हुई, सुनियोजित थी या फिर कोई षड्यंत्र था, यह एक सबसे बड़ा सवाल है और इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी। अगला बिंदु क्या है, पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए आखिर क्या प्रबंध किए हुए हैं संभल में। तीसरी बड़ी बात क्या है जिस पर जांच टिकी हुई होगी, किन कारणों से हालातों में संभल में हिंसा घटित हुई, क्या वजह रही। इसके अलावा चौथा बिंदु क्या रहने वाला है, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भविष्य में क्या इंतजाम होने चाहिए, इस पर भी जांच के बाद जो आगे सुझाव है वो सामने रखे जाएंगे। और वहीं संभल में हिंसा के बाद हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए। ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। और वहीं संभल में हुई हिंसा के बाद जारी सियासत पर क्या कहते हैं बुद्धिजीवी, ये भी आप सुनिए। आपको लगता है कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, ये की जा रही है, और उससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, क्या इस पर भी आप लोग कुछ सोचते हैं? देखिए, बहुत से राजनेताओं के बयानात आए हैं, मैंने सबको सुना है। सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग बातें होती हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में जो धांधली की गई है उस धांधली से छुपाने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। कुछ लोग और कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए समाजवादी का षड्यंत्र है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जो बहुधार्मिक देश है, और इस बहुधार्मिक देश के अंदर अगर हम सांप्रदायिकता को फैलाएंगे और राजनीति को धर्म से अगर हम मिलाकर चलेंगे तो यहाँ कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति स्थापित करने वाले जो हमारे इदारे हैं वो शांति को कायम करने का सही तरीक़ा नहीं जानते, उसको सही तरीक़े के साथ यहाँ नाफिज नहीं करते। उसका राजनीतिक दल फ़ायदा उठाते हैं और राजनीतिक दल हर वाक़े को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करते हैं। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। मालवीय नगर इलाके में पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल पर लिक्विड फेंक दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे स्पिरिट बताते हुए आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने तरल पदार्थ को पानी बताया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। पहले विकासपुरी, फिर नागलोई और अब जीके में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे
लगातार हमला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। नागलोई के अंदर वो जिससे फिरौती मांगी गई उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे और जो जानकारी आ रही है वो पानी है। वहीं का एक इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है और अरविंद केजरीवाल की ये राजनीतिक नौटंकी है। अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं। और चलिए बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के रुख की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान नरम पड़ गया है। ये बड़ी खबर आ रही है शर्तों के साथ। हाइब्रिड मोड को तैयार है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। हाइब्रिड मोड के लिए पाकिस्तान ने हालांकि एक शर्त को रखा है। पीसीबी ने कहा है कि भारत में आईसीसी इवेंट में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए, यही नियम होना चाहिए। भारत में 2031 तक के इवेंट में यही व्यवस्था हो, ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शर्त रखी गई है हाइब्रिड मॉडल को लेकर।